वालेकुम अस्सलाम कुमैल। पेपर आज का कैसा हुआ कुमैल? चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मेरे ख्याल से कुछ 3-4 बच्चे ही हैं अभी। थोड़ा सा ये कि मैं पहले तुम लोग को जो है ना वो सिलेबस का डिस्कस करता हूँ। पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, और पेपर वन पेपर टू का जो है ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सी पेपर वन में आनी है, कौन सी पेपर टू में। उसके बाद जो है ना फिर तुम लोग के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेंगे, क्योंकि मैं टॉपिक के हिसाब से बताता रहूंगा ना, तो थोड़ा रिवाइज भी करा दूंगा कि कौन से टॉपिक में किस तरह का क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्टेड है, किस तरह का क्वेश्चन की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या चीजें देखनी है। तो ये जो है ना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो पहले मैंने जो है ना वो सिलेबस खोला हुआ है अपने सामने, ठीक है। तो सिलेबस में जो पहला टॉपिक है, देखो हमारे पास 6 टॉपिक है टोटल, ठीक है। पहला टॉपिक, अब ये फर्दर ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये मुझे नहीं लगता कि वो पेपर वन में देगा, क्योंकि तुम लोग का मंडे को पेपर वन है। तो पेपर वन जो है ना उसमें मुझे नहीं लगता कि वो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री देगा, क्योंकि फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में कैलकुलेटर यूज करना पड़ता है। पेपर वन में तुम्हारे पास कैलकुलेटर यूज करने की इजाजत नहीं होगी, तो तुम कैलकुलेटर तो वहाँ यूज नहीं कर सकते। तो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना वो बस बेरिंग वाला जो पार्ट है ना, थोड़ा सा बेरिंग वाले पार्ट की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बेरिंग बगैर कैलकुलेटर के जो है ना वो आपको करनी पड़ती है, क्योंकि बेरिंग में कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। अब बेरिंग में वही देख लेना कि बेरिंग जो है वो नॉर्थ से हमेशा जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज बनता है। क्लॉकवाइज पहले हम बेरिंग मार्क करते हैं, उसके बाद जो है वो बेरिंग में कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल एंगल वाले, सप्लीमेंट्री एंगल वाले। तो बेरिंग की जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बेरिंग हो सकता है पेपर वन में आ जाए, लेकिन बेरिंग के अलावा फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में जो सारी चीजें है ना, साइन रूल, कोसाइन रूल, वो एरिया ऑफ ट्राइंगल, उन सब में कैलकुलेटर की जरूरत है। तो फिलहाल जो है ना पेपर वन के लिए उसको छोड़ दो। बेरिंग के अलावा जो है ना वो कोई प्रैक्टिस नहीं करना ट्रिग्नोमेट्री की। अच्छा, उसके बाद जो तुम आगे आओगे तो वो एंगल प्रॉपर्टीज है। एंगल प्रॉपर्टीज और ये सर्कल प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इसके 2-3 सवाल जो है ना वो मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो 2-3 सवाल आपके जो है वो पेपर वन में लाजमी आएंगे, क्योंकि आपको पता है पेपर वन जो है ना वो 80 मार्क्स का है, और आपको 2 घंटे मिलेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। बगैर कैलकुलेटर के होगा ये। 80 मार्क्स को कवर करना इस सिलेबस के हिसाब से ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दिए हुए ना वो टॉपिक सारे ऐसे हैं जिनको कवर करना बड़ा मुश्किल है। तो वो लाजमी आपको सर्कल प्रॉपर्टीज के जो है ना वो 2 सवाल लाजमी सर्कल प्रॉपर्टीज के वो आपको देगा, ठीक है। अब सर्कल प्रॉपर्टीज में मैं तुम्हें बोला वो जो 4 प्रॉपर्टीज होती है एंगल प्रॉपर्टीज, वो तो तुम्हें लाजमी करनी है। अच्छा, इसके अलावा वो जो हमारी टेंजेंट वाली प्रॉपर्टीज थी ना, वो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टीज जो हमने शुरू में की थी, सिमेट्रिक कहा था जिसमें हमने, सिमेट्रिकल जो प्रॉपर्टीज है ना उनकी भी वो जो है ना तो वो कर लेना थोड़ी प्रैक्टिस, क्योंकि मे बी पॉसिबल सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज भी जो है ना वो पेपर पूरा करने के लिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज भी वो तुम्हें दे सकता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज में वो यही था कि अगर सेंटर से मैं एक परपेंडिकुलर गिराऊं तो कॉर्ड 2 हिस्सों में जो है वो ब्रेक हो जाती है, और अगर जो है वो कॉर्ड इक्विडिस्टेंट है तो वो उनकी लेंथ भी बराबर होगी। तो वो जो हमने की थी ना स्टार्ट में सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो वो वाली प्रॉपर्टीज को लाजमी देखना। सर्कल प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज जो है ना वो 4 प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि टेंजेंट वाली प्रॉपर्टीज के पास पेपर में भी काफी कोई क्वेश्चन है नहीं। तो वो 4 प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी वही है कि अगर सेंटर तुम्हें दिख रहा है, अगर तुम्हें सर्कल का सेंटर दिख रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो यूज हो सकती है। उसके लिए तुम्हें आर्क देखनी पड़ेगी कि वो जो सेंटर में आर्क बन रहा है वो क्या सरकमफेरेंस तक भी जा रहा है। अगर सरकमफेरेंस तक जा रहा है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर लेना। अगर तुम्हें डायमीटर नजर आता है, देखो फिर मैं बता रहा हूँ डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होता है। ऐसी लाइन और भी हो सकती है जो सेंटर से ना पास हो, वो कॉर्ड होती है, वो डायमीटर नहीं होती। तो डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगा। और अगर डायमीटर ट्राइंगल बना रहा है कोई उसमें सेमी सर्कल में, तो वो वाला एंगल 90 डिग्री होता है। सारे एंगल कोई 90 डिग्री नहीं होते। आपको बस ये देखना होता है डायमीटर जो है वो सरकमफेरेंस पे जाके कहाँ मिल रहा है। डायमीटर की 2 लाइंस होती है ना, डायमीटर जो है 2 कॉर्नर्स को टच कर रहा होता है, तो वहां से 2 लाइंस मिलकर सरकमफेरेंस पे कहाँ टच हो रही है, तो वो एंगल 90 डिग्री हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइसोसेलेस कॉन्सेप्ट के लिए जो है ना रेडियस तुम्हें देखना पड़ता है कि रेडियस कहाँ कहाँ बन रहा है। जहां जहां रेडियस बनता रहेगा वो आइसोसेलेस कॉन्सेप्ट वाला आता रहेगा। अच्छा, अभी मैंने जो है वो एक चीज और सॉल्व करके जो है वो चैनल पे डाली है, जिसको मैंने चिकन विंग प्रॉपर्टी बोला था, ठीक है। चिकन विंग प्रॉपर्टी जो है ना ये तुम्हारे अभी जो असेसमेंट आया इसमें आई है, तो वो चिकन विंग प्रॉपर्टी है ना उसकी भी वीडियो देख लेना कि वो होती क्या है चिकन विंग प्रॉपर्टी। वो भी जो है ना काफी पास पेपर में मैंने देखा था कि काफी पास पेपर में वो जो क्वेश्चन है उसमें चिकन विंग प्रॉपर्टी लग रही थी। वैसे चिकन विंग प्रॉपर्टी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से भी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो है कि उस वीडियो को जरूर देखना जो मैंने अभी रिसेंटली सर्कल प्रॉपर्टीज की जो वीडियो डाली है। अच्छा, सर्कल प्रॉपर्टीज में फिर अगर ट्राइंगल बन रहा है तो वो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट याद रखना। उसके बाद जो है वो अगर बो बन रहा है, क्रॉस तुम्हें नजर आ रहा है बना हुआ, तो वो एंगल इन द सेम सेगमेंट वाला होता है। और फिर लास्ट जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो जो है ना वो समझ लो कि अगर तुम्हें 4 कॉर्नर जो है ना वो सर्कल पे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कॉर्ड बन रहा है, इसका मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना आमने सामने के, वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, वो इक्वल नहीं होते, वो सप्लीमेंट्री होती है, मतलब उनका सम जो है ना वो 180 के बराबर होता है।
तो सर्कल प्रॉपर्टीज तुम्हें लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर वन में इसके 2 से 3 सवाल आराम से आएंगे, और ये 6-6, 8-8 नंबर के होते हैं, तो कम से कम समझ लो कि 24-25 मार्क्स जो है ना, ये तुम्हारे सर्कल प्रॉपर्टीज के होंगे। अच्छा, सर्कल प्रॉपर्टीज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो फंक्शन और ग्राफ ऑफ फंक्शंस है। फंक्शन लाजमी पेपर वन में आएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने बोला है, फर्दर ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, उसमें सिर्फ बेरिंग करोगे, बस बेरिंग के अलावा उसमें और कुछ टच मत करना, छोड़ दो। सेकंड, मैंने तुम्हें बोला एंगल प्रॉपर्टीज लाजमी करोगे, एंगल प्रॉपर्टी पेपर वन का टॉपिक है, पेपर वन में लाजमी वो आएगा। उसके बाद तुम आ रहे हो फंक्शंस पे। अच्छा, फंक्शन में मैंने तुम्हें सिर्फ इतना कराया था कि फंक्शन में मैंने तुम्हें बोला था कि भाई अगर मैं इनपुट चेंज कर करके तुमसे आउटपुट पूछ सकता हूँ, तो ये वाली लाजमी चीज करना कि फंक्शन का इनपुट कहाँ लिखा होता है, पहले एफ लिखा होता है, एफ का मतलब होता है फंक्शन, उसके बाद जो ब्रैकेट बना होता है, ब्रैकेट में जो भी चीज लिखी होती है वो इनपुट होता है, ठीक है ना। तो वो इनपुट जो है ना, वो अब आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त इनपुट एक्स है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ 4 निकाल के दिखाओ, तो आपको एक्स की जगह पे सिर्फ 4 पुट करना है, तो ये 2-3 मार्क्स का जो है ना, वो आपको लाजमी पेपर वन में ये देगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने तुम्हें इनवर्स निकालना सिखाया था, फंक्शन का इनवर्स कैसे निकलता है, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने फंक्शन को y के बराबर रखते हो। दूसरा स्टेप ये होता है कि आप अब जो है वो x को सब्जेक्ट बनाते हो। और तीसरा स्टेप ये होता है कि जब x सब्जेक्ट बन जाए, तो जहां जहां तुम्हें x नजर आ रहा है वहां f इनवर्स x लिख दो, और जहां जहां तुम्हें y नजर आ रहा है उसकी जगह x लिख दो, तो तुम्हारे पास इनवर्स फंक्शन बन जाता है। तो इसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है फंक्शन की, फंक्शन के कुछ पास पेपर क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करके डाले, तो वो लाजमी जो है ना वो वाली वीडियो देखना और वहां से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि फंक्शन जो है ना वो 10 मार्क्स का पेपर वन में आएगा। अच्छा, ग्राफ में ये है कि ग्राफ के सिर्फ शेप याद कर लेना, क्योंकि देखो ग्राफ की प्लॉटिंग जो है ना, वो हमने इतना एक्सटेंसिवली क्लास में तो की नहीं है, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें मैंने शेप समझाए थे कि भाई कौन सा जो है, अगर लीनियर है, लीनियर का मतलब होता है लाइन, तो लाइन किस तरह की बनती थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लांट लाइन। अगर स्लांट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है कि हमारी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, अगर स्लांट लाइन नीचे की तरफ जा रही है तो इसका मतलब है हमारी स्लोप जो है वो नेगेटिव है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें अगर ग्राफ प्लॉट करने आ भी गया, तो ग्राफ प्लॉट करने में वो तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यूज लाजमी देगा, ठीक है। तुम्हें बस एक्स और वाई की वैल्यू यूज करके ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा, और वो स्केल भी तुम्हें देता है। तो जब तक तुम्हें शेप याद नहीं होगा ना, तुम स्केल जो है वो नहीं, तो तुम्हें स्केल भी गिवन हो, एक्स वाई की वैल्यू भी गिवन हो, तुम्हें शेप ही नहीं समझ में आएगा, तो तुम कैसे करोगे। तो हम थोड़ा सा शेप को डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमने ग्राफ ऑफ फंक्शन में लीनियर हमने देख लिया, लीनियर में स्ट्रेट लाइन बनती थी, और जब मैंने तुम्हें वो बोला था कि उसका क्वाड्रेटिक का कप कैसे बनता है, तो वो कप की तरह मैंने बताया था कि वो कप अप बनता है या कप डाउन बनता है ना। एक्स स्क्वायर की टर्म जब पॉजिटिव होती है तो फिर इस तरह बनता है, जब एक्स स्क्वायर की टर्म नेगेटिव होती है तो इस तरह बनता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, एक्स वाई की वैल्यूज दे दे और तुम्हें बोले ग्राफ बनाओ, तो तुम्हें अगर ग्राफ का शेप याद होगा ना, तो तुम बना लोगे, वो पैराबोला जो कहला रहा था। अच्छा, पैराबोला पे फिर वो तुम्हें ये कह सकता है कि इस पॉइंट पे जो है वो मुझे ग्रेडियंट निकाल के दिखाओ। तो जब कर्व होता है ना, तो कर्व में पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है, जैसे हमने काइनेमेटिक्स में देखा था। तो वो वाली चीज हो सकता है पेपर वन में दे, क्योंकि पेपर वन में ये टेंजेंट बनाने के लिए दे दे, बस कि टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि जो क्यूबिक इक्वेशन होती है वो ये इस तरह वो बनता था, मत बनता था यूं करके, जैसे मैंने अलिफ के ऊपर मत बनाया था ना, तो वो मत वाला शेप याद रखना। बस तुम शेप अगर याद रखोगे ना, तो ग्राफ तुमसे बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज और मैं ये कह रहा था कि हाँ, फिर उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल देखा था, एक्सपोनेंशियल में हमने देखा था टिक बनता था, टिक करनी देख लेना। शेप्स अगर नहीं देखोगे तो ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ वो मे भी पॉसिबल आपको जो है ना वो ग्राफ बनाने दे दे, लेकिन वो उम्मीद नहीं है मुझे पेपर वन में आया, वो पेपर टू में दे सकता है ग्राफ बनाने, लेकिन फिर भी तुम्हें शेप जो है ना ग्राफ के पता होने चाहिए। वो ग्राफ का शेप भी तुम्हें मैच करने के लिए दे सकता है एक एक नंबर के लिए। तो फंक्शन तुम लाजमी करोगे। अच्छा, फंक्शन के बाद काइनेमेटिक्स आ रही है। काइनेमेटिक्स मुझे उम्मीद नहीं है कि काइनेमेटिक्स वो जो है ना तुम्हें पेपर वन में देगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स में ज्यादातर हमें एक्सेलरेशन और जो है ना स्पीड वगैरह निकालनी पड़ती है, तो उसके लिए जो है वो तुम्हें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ सकती है, तो मे भी पॉसिबल ये पेपर टू में आएगा। तो ये काइनेमेटिक्स इतना ज्यादा ना है। अगर काइनेमेटिक्स पेपर वन में आता भी है ना, तो वो सिर्फ तुम्हें स्केल पढ़ना आना चाहिए, जैसे मैंने अभी सवाल डाला है ना कि तुम्हें एक्स एक्सेस और जो है वाई एक्सेस उस पर स्केल जो लिखा है उसको पढ़ के एक एक बॉक्स जो है ना किस तरह तुम्हें पता चले कि एक बॉक्स कितना है, एक बॉक्स कितना है, तो एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे। तो ये चीज जो है लाजमी देख लेना। अगर काइनेमेटिक्स का सवाल पेपर वन में आता है ना, तो वो सिंपल आएगा, इतना मुश्किल नहीं आएगा, स्पीड वगैरह नहीं आएगी इतनी, बस वो टाइम डिस्टेंस तुमसे पूछ सकता है। अच्छा, ये चीज काइनेमेटिक्स की हो गई। उसके बाद टर्म टू के टॉपिक्स में आ जाओ। टर्म टू के टॉपिक्स में स्टैटिस्टिक्स पहला टॉपिक है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लो 30-40 मार्क्स जो है ना ये स्टैटिस्टिक्स से आएंगे लाजमी। और स्टैटिस्टिक्स में ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स है ना, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं तो तुम्हें ये बोलूंगा कि स्टैटिस्टिक्स के पास पेपर के क्वेश्चन है ना वो अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना। अभी मैं क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं सिलेबस के बारे में, क्योंकि ये एक सवाल था कि पेपर वन के टॉपिक्स कौन से हैं पेपर टू के। तो मैं जो है ना पहले ये थोड़ा सा सिलेबस बता दूं,
उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो है ना मैं तुम लोग के क्वेश्चंस के जवाब दे दूंगा। तो स्टैटिस्टिक्स में मैं ये कह रहा था मीन मीडियन मोड जो है ना ये मुश्किल लग रहा है पेपर वन में, हो सकता है ये ना दे ये चीज, लेकिन ये जो बाद में हिस्टोग्राम शुरू हो रहा है ना, ये हिस्टोग्राम आपके पेपर वन में लाजमी आएगा भाई। हिस्टोग्राम बनाना तुम्हें आना चाहिए। ग्रुप डाटा का हिस्टोग्राम जो है ना इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ग्रुप डाटा का हिस्टोग्राम जो है ना ये लाजमी आएगा। अच्छा, हिस्टोग्राम बनाने के लिए तुम्हें पहले फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी टेबल अगर वो दे दे तो फिर डायरेक्ट हिस्टोग्राम बना लेना, और एक्स और वाई एक्सिस पे स्केल सेलेक्ट करके। हिस्टोग्राम में तुम्हें पता है बार्स बनते हैं, और हिस्टोग्राम इक्वल उसका क्लास इंटरवल का भी होता है और अनइक्वल क्लास इंटरवल का भी होता है। तो जब अनइक्वल क्लास इंटरवल आती है तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम बनता है। तो ये चीजें सारी जो है ना उसकी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हिस्टोग्राम लाजमी, हिस्टोग्राम के 2 सवाल जो है ना ऐसा लगता है मुझे कि वो पेपर वन में तुम्हें देगा लाजमी। और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का तो ये 30-40 मार्क्स जो है ना तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स के होने वाले हैं। अगर तुम स्टैटिस्टिक्स अच्छी तरीके से भी कर लो ना तो तुम्हारा आधा पेपर आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना यही हमारे पास है और यही देगा वो। स्टैटिस्टिक्स में हमने जो है वो, अच्छा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स में हमने क्वार्टाइल्स किए थे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व हो सकता है आपको बना हुआ दे, ठीक है, या फिर हो सकता है आपको बनाने के लिए दे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए आपको जो है ना वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल पहले बनाना पड़ता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम तुम्हें पता है, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज आती है, फिर पहली वाली में फ्रीक्वेंसी ऐड करते हो तो फिर दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है, फिर दूसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में तीसरी फ्रीक्वेंसी ऐड करते हो तो तीसरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। वो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम था तो उसका जो है ना वो लाजमी काम करना, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ भी करने आ सकता है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जब ड्रॉ करने आएगा तो याद रखना वो एस एस शेप का होता है। एस शेप का होता है, तुम उसका शेप याद रखो एस शेप का। तो तुम्हारे पास 4-5 भी वैल्यूज आ गई, तुमने उनको एस शेप में बना दिया। और जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना लो तो उसके बाद वो तुमसे क्वार्टाइल्स पूछता है। क्वार्टाइल की लोकेशन मैंने तुम्हें बताई थी, फर्स्ट क्वार्टाइल की लोकेशन 25% ऑफ द डाटा होती है, ठीक है। 25% ऑफ द डाटा ये फर्स्ट क्वार्टाइल की हो गई, 50% ऑफ द डाटा सेकंड क्वार्टाइल की हो गई जिसको मीडियन भी बोलते हैं, और थर्ड क्वार्टाइल जो है ना वो 75% ऑफ द फ्रीक्वेंसी पे होता है। तो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही होगी, आपने जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो लास्ट नंबर आएगा वो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी। उसी टोटल फ्रीक्वेंसी का 25% निकाल लो, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दो 25/100 से, तो आपको लोकेशन पता चल जाएगी फर्स्ट क्वार्टाइल की। तो फ्रीक्वेंसी जो जो वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वहां से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, कर्व से आके वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके आपने जो है वो एक्स पे वैल्यूज पढ़ ली एक्स एक्सिस पे, तो आपको फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल मिल जाएगा। और उसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला था Q3 - Q1। तो ये सारी चीजें, परसेंटाइल, डेसाइल, ये सारी चीजें जो है ना इसको लाजमी करना, क्योंकि ये एक सवाल तुम्हें देगा बड़ा, उसमें ये एक एक दो दो नंबर के लिए पूछ लेगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का एक सवाल समझ लो, हिस्टोग्राम का 2, तो ये 3 सवाल बनते हैं तुम्हारे। उसके बाद हो सकता है ये पाई चार्ट का भी बोल दे, ठीक है ना, पाई चार्ट का भी बोल सकता है, पाई चार्ट का भी एक सवाल आ सकता है। तो पाई चार्ट तुम्हें पता है हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली ट्रिक से यूज करते थे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो हमारे पास ट्रिक होती थी, हम उसी से जो है वो सारे के सारे पाई चार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। तो स्टैटिस्टिक्स याद रखना, स्टैटिस्टिक्स अच्छी तरीके से करना, क्योंकि ये लाजमी तुम्हारे पेपर में आएगा। इसके 3 सवाल जो है ना ये समझ लो लाजमी पेपर में आने हैं। अगर तुम मुझे बोलना कि सर हम स्टैटिस्टिक्स कर लें, तो स्टैटिस्टिक्स और एवरीडे मैथमेटिक्स अगर तुम कर लो ना तो तुम आराम से पास हो जाओगे, आराम से पास हो जाओगे, क्योंकि ये 2 टॉपिक ऐसे हैं कि ये पेपर वन के लिए ही बने, ठीक है। अच्छा, एवरीडे मैथमेटिक्स की थोड़ी सी बात करते हैं, फिर तुम लोग के जो है वो सवालों के जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो एवरीडे मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक उसने प्रॉफिट वाला बोला है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाला। तो ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट टैक्स कमीशन ये सारे के सारे जो है ना ये उसी ट्रिक से करना है कि जब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का मतलब है कि आपको 100% से ज्यादा मिलेगा। तो अगर आपको 20% प्रॉफिट मिल रहा है तो इसका मतलब है आपकी परसेंटेज 100 + 20 मतलब 120% हो गई, ठीक है ना। और ये सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये बिल्कुल सारे उसी ट्रिक से होता है। ये सेल प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कि आपको जो है वो टैक्स लग रहा है उस पर 10%, तो 10% के बाद 110% हो जाएगा। तो बस ये टैक्स समझ लो, टैक्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, कमीशन हो गया, ये सब के सब 100 में ऐड होके आते हैं। और इसके अलावा लॉस जो है और डिस्काउंट जो है वो 100 से माइनस होके आएगा, ठीक है। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो है वो इसकी 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 वीडियोस भी काफी मौजूद है। एवरीडे मैथमेटिक्स के 4-5 सवाल मैंने सॉल्व किए हैं, तो वो वहां से तुम्हें उसकी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा हायर परचेज जो है वो डाउन पेमेंट वाला, जो हमने एग्जांपल की थी ना सुरमा वाला की, कि भाई सुरमा वाला जो है वो आपको वो देता है इंस्टॉलमेंट पे चीज खरीदने के लिए, तो वो वाली चीज जो है वो यहाँ है। इसके बाद वो जो मनी एक्सचेंज है, मनी एक्सचेंज में इसका मतलब ये होता है, मनी एक्सचेंज का $1 में जो है वो इतने यूरोज है, तो बताओ $10 में कितने यूरोज होंगे। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाली ट्रिक से जो है वो मनी के प्रॉब्लम्स भी जो है वो जितने सॉल्व कर लो तुम आराम से हो जाते हैं। और फिर टाइम का भी देख लेना, टाइम में ये टाइम वो है डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वो वाला था कि जिसमें एक ट्रेन निकली है 8 बजे सुबह, आधा घंटा लगता है तो कब पहुंचेगी, और अगर वो आधा घंटा और रुक गई तो कब पहुंचेगी, इस तरह फिर उसको वापस आना है, इतना डिस्टेंस है, स्पीड कितनी होगी। तो ये जो है ना ये टाइम वाला प्रॉब्लम है,
ठीक है, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, तो ये लाजमी जो है ना, एवरीडे मैथमेटिक्स का भी मैं कहता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स और एवरीडे मैथमेटिक्स ऐसे दो टॉपिक है कि ये टॉपिक जो है ना ये काफी पूछे जाएंगे, ये पेपर में तुम्हारे लाजमी तुम्हें दिखेंगे क्योंकि ये पेपर 1 है। ठीक है, पेपर 2 में तो कैलकुलेटर अलाउ, तो कैलकुलेटर में तो ये क्वेश्चन फिर इतना जो है वो देंगे भी नहीं, मसला ये तो तुम एक मतलब कैलकुलेटर में डाल के इक्वल टू दबाओगे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये है कि उसमें पेपर 1 में ना ये तुम्हारी वो चेक करते हैं, कॉन्सेप्ट वर्किंग चेक करते हैं। तो बस अब ये समझ लो कि फर्दर ट्रिग्नोमेट्री को अगर तुम छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो पेपर 1 के लिए, लेकिन इसके अलावा जितने ये एंगल प्रॉपर्टीज है, फंक्शंस है और स्टैटिस्टिक्स है और ये एवरीडे मैथमेटिक्स, ये 4 टॉपिक अगर ये समझ लो ना कि सर्कल प्रॉपर्टीज, फंक्शंस, स्टैटिस्टिक्स और एवरीडे मैथमेटिक्स, तो ये 4 टॉपिक जो है अगर तुमने अच्छी तरीके से कर लिए तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जो है ना वो आराम से 70-80% मार्क्स जो है ना वो पेपर 1 में आ जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हो भी सकता है कि देर इज एक पॉसिबिलिटी है कि वो तुम्हें अलजेब्रा भी इंट्रोड्यूस करा दे बीच में, क्योंकि उसको 80 मार्क्स पूरे करने हैं। अब 80 मार्क्स पूरे करने के लिए ना मे बी पॉसिबल कि वो अलजेब्रा को भी डाल सकता है। तो अलजेब्रा आ गई, फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल आ गए, डेसिमल से कन्वर्जन फ्रैक्शंस में आ गई। तो ये ऐसे सवाल हैं जो कि तुम्हें जो है मतलब तुम्हारे लिए जो है ना वो मार्क्स स्कोरिंग हो जाएंगे और तुम्हें थोड़ा रिलीफ भी मिल जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स उसने डाले ना इससे 80 मार्क्स का पेपर बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा, रिपीटेशन आएगी बहुत। तुम ये देखोगे सर्कल प्रॉपर्टीज के 3-4 सवाल आ रहे होंगे, स्टैटिस्टिक्स के 3-4 सवाल। तो बस अब एक काम ये कर लो कि स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो अच्छी तरीके से पास पेपर से सॉल्व कर लो। एवरीडे मैथमेटिक्स जितनी पास पेपर से कर सकते हो, 5 सवाल, 10 सवाल, 15 सवाल, जितनी तुम्हारी हिम्मत है वो कर लो। फंक्शन की ये है कि फंक्शन में बस ये याद रखना कि हम किस तरह फंक्शन में इनपुट डाल के आउटपुट निकालते हैं। जैसे मैंने वीडियो डाली है ना फंक्शन की, मैंने फंक्शन की वीडियो डाली हुई है, तो वो फंक्शन की वीडियो अगर तुम अच्छी तरीके से देख लो तो एक में मैंने 2 सवाल, उसमें मैंने एक ही वीडियो में जो है ना वो 3 सवाल सॉल्व किए हैं। उसमें मैंने इनपुट डाल के आउटपुट निकालना भी सिखा दिया और मैंने इनवर्स निकालना भी सिखा दिया। तो वो अगर तुम देख लो ना तो तुम्हारा एक सवाल हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन में जो है ना वो इनपुट आउटपुट ही पूछा जाता है, इनवर्स ही पूछा जाता है, और ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये 3-4 सवाल अगर वो दे दे तो तुम्हारे जो है वो 10 से 12 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। बाकी मैंने बोल दिया कि प्लॉटिंग में शेप याद रखना अच्छी तरीके से, एक्सपोनेंशियल का, और इसके अलावा जितने भी हमने वो रेसिप्रोकल किया था, रेसिप्रोकल का क्या ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल का क्या ग्राफ होता है, तो ये सारे के शेप जो है ना वो अच्छी तरीके से याद कर लेना। पेपर 1 में ये होता है कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता ना, तो पेपर 1 वैसे ही थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और बाकी ये कि टॉपिक्स भी हमारे पास उसने इतने कम डाल दिया, अलजबरा वगैरह डाल देता ना तो उसमें ये होता कि थोड़ा सुकून हो जाता, तैयारी थोड़ी कम करनी पड़ती। अब ये है कि तुम्हारे पास काफी वैसी टॉपिक काफी सारे हैं, इसी का पेपर 2 भी बनेगा। तो अब थोड़ा सा ये है कि क्वेश्चंस की तरफ चले जाता हूँ। ठीक है, तुम लोग जल्दी जल्दी अपने अपनी क्वेश्चंस और क्वेरीज जो है ना वो पूछते रहो ताकि मैं उनके जवाब दे दूं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये कि अपनी तैयारी में लग जाना। दिन तुम्हारे पास कम ही है लेकिन अब क्या करेंगे। अच्छा, पहले मैं थोड़ा ऊपर से देख लेता हूँ कि ये कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं ये स्टार्ट हुए हैं। अच्छा, तो देखो टिप्स तो मैंने तुम्हें बता दी ना, मैंने तुम्हें बोला 4 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, एवरीडे मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया और आपके पास सर्कल प्रॉपर्टीज हो गया और फंक्शंस हो गया। यही 4 जो है ना ये आपका पेपर निकालेंगे। ठीक है, इसमें से इतना पेपर बन जाएगा कि आपके आराम से 70-80% मार्क्स आ जाएंगे। थोड़ा सा ये है कि सेंट्रलाइज पेपर है ना तो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी तो होंगे, लेकिन तुम्हें जो है ना मतलब थोड़ा सा भी अगर मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट है तो मैं तुम्हें जाहिर सी बात है 1-2 मार्क्स तो मिलेंगे ना, जीरो तो मार्क्स नहीं दूंगा। अगर तुम खाली छोड़ दोगे तो फिर तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे ये लगेगा कि हाँ भाई इसको समझ ही नहीं आया। और जैसे फंक्शन है इनपुट डाल के आउटपुट निकालना है, तो अब ये चीज तो आसान है ना, ये तो तुम्हें समझ में आ गई, इनवर्स निकालना है। तो मतलब इसकी प्रैक्टिस करना और फिर जो पेपर में लगना चाहिए कि हाँ भाई तुम्हारा कुछ कॉन्सेप्ट है, तुमने कुछ मेहनत की है, कुछ मतलब पूरा साल कुछ पढ़ा है तुमने। तो मैं टिप्स में यही तुम्हें दूंगा कि भाई खाली पेपर मत छोड़ना। खाली पेपर छोड़ने के बाद फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना, पेपर खाली है तो मुझे ये कि चेकिंग में आसानी हो जाएगी थोड़ी, लेकिन ये कि फिर नंबर मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा, मतलब खाली सफाई के नंबर तो नहीं दे सकते ना वैसे। अच्छा, फिर ये अब्दुल्ला अब्दुल्ला वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, चैप्टर नंबर 6, 8, ये मुझे थोड़ा सा समझाओ, ये कमेंट किया था चैप्टर नंबर 6 और 8, और फिर वो कह रहा है कि सिर्फ हमने चैप्टर 10 के चैप्टर्स नहीं आ रहे। देखो क्लास अगर ये 10 के चैप्टर्स मतलब हमने ग्रेड 10 में जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में टॉपिक्स पढ़े ना वही आ रहे हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, इसके अलावा अगर 9 का पूछते हो तो इन्होंने सिलेबस में 9 का कोई टॉपिक नहीं डाला है। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलजेब्रा और ये फ्रैक्शंस की कन्वर्जन डेसिमल में ये लाजमी देंगे। देखो परसेंटेज तो एवरीडे मैथमेटिक्स में आ गई ना, लेकिन ये फ्रैक्शन की कन्वर्जन, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हो गया, एलसीएम एचसीएफ तो नहीं कह सकता, लेकिन अलजेब्रा मुझे लगता है कि ये पेपर 1 में डालेंगे, क्योंकि अलजेब्रा के बगैर पेपर 1 कंप्लीट नहीं होता ना। उनको मार्क्स पूरे करने पड़ेंगे तो वो अलजेब्रा इंट्रोड्यूस लाजमी कराएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह भी थोड़ा सा जो है ना उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, वो इतनी खास प्रैक्टिस नहीं करना एक्सटेंसिव, लेकिन थोड़ी बहुत कर लेना। अच्छा, फिर ये था कि ये मुझे बता देना, ये जो ये था ना कमेंट चैप्टर 6-8 का, ये दोबारा कर दो नीचे ताकि मैं इसको क्लियर कर दूं।
अच्छा, कुमैल कह रहा था P1 में सर ज्यादा नंबर कौन से टॉपिक कवर कर रहा है, तो इसका मैंने जवाब तुम्हें दे दिया। 4 टॉपिक समझ लो, स्टैटिस्टिक्स, फंक्शंस हो गया, सर्कल प्रॉपर्टीज हो गया और एवरीडे मैथमेटिक्स, यही पेपर 1 की जो है ना समझ लो प्योर टॉपिक है। हिस्टोग्राम बनाने को आएगा, हिस्टोग्राम बिल्कुल बनाने को आएगा। हिस्टोग्राम कंप्लीट करने को आता है, वो आपको 1-2 बार बना के दे देता है, फिर कहता है बाकी के बार कंप्लीट करो। बाकी हिस्टोग्राम में स्केल वगैरह वो सारा देता है सेट करके। अगर हिस्टोग्राम कंप्लीट करने के लिए देगा ना, तो इसका मतलब है ग्राफ पहले से बना वही होगा, स्केलिंग सारी हुई होगी, तुम्हें बस कंप्लीट करना होगा ग्राफ। और वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का बड़ा पूछता है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का कॉलम कंप्लीट करो। अनइक्वल क्लास इंटरवल तुम्हें याद होना चाहिए कि मुझे कैसे पता चलता है कि अनइक्वल क्लास इंटरवल है। तुम इंटरवल को पहले चेक करोगे जाके कि भाई देखो गैप कितना है, एक में 5 का गैप है, एक में 10 का गैप है, तो इसका मतलब है क्लास इंटरवल अनइक्वल है, तो आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लाजमी निकालोगे। ठीक है, अनइक्वल क्लास इंटरवल का ही देता है वो ज्यादातर। इक्वल क्लास इंटरवल तो बहुत आसान हो जाता है ना, उसका कम ही देता है। बाकी फिर ये है कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए देगा, हिस्टोग्राम बना के फिर आपको उससे वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई किस बच्चे के मार्क्स ज्यादा हैं, किसके कम है। गोल्ड मेडल वाले जो हमने चीजें की थी ना, उसमें सवाल, उसमें क्वेश्चन, उसमें क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे ना हमने, जिसमें गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, उस तरह की चीजें ये आपसे पूछता है। अच्छा, हिस्टोग्राम बनाने का आ गया। अच्छा, फिर आरिश भी है आए हुए। सर चैप्टर 6 का बता दें, ये स्कूल में नहीं पढ़ा है। चैप्टर 6 कौन सा, थोड़ा नाम मुझे बताओ। चैप्टर 6 का नाम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सी बुक का है ये। D3 D2। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने आएगा, बिल्कुल कुमैल, मैंने बता दिया कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने को भी आएगा। बनाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर ये है कि बना हुआ आता है ना, तो बना हुआ तो लाजमी आएगा, जिसमें वो तुमसे क्वार्टाइल्स वगैरह के बारे में पूछेगा, तो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टॉपिक लाजमी करना। कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए तुम्हें कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा। और टेबल बनाने के लिए तुम्हें पता है वो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे फिल करते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखते हैं, फिर पहली वाली में दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके दूसरा आता है, फिर दूसरे में तीसरे को ऐड करके तीसरा आता है। वो इस तरह जैसे हमने किया था क्लास में, वो तुम्हें आना चाहिए। फंक्शन का बता दें, फंक्शन का मैंने बता दिया कि फंक्शन जो है ना वो पेपर 1 में आता है, पेपर 2 में वो इतना आता नहीं है फंक्शन। पेपर 1 में ही वो आपको देगा, इनपुट डाल के आउटपुट निकालने के लिए देगा, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन देगा। और उसके बाद वो आपको जो है वो ग्राफ बनाने के लिए भी दे सकता है, सिंपल ग्राफ बनाने के लिए दे सकता है, या फिर इस तरह दे सकता है कि 4 ग्राफ बना के दे दिए, 4 इक्वेशन दे दी, बोला मैच करो इसको। तो तुम्हें अगर शेप पता होंगे इक्वेशंस के, तो तुम आराम से जो है वो मैचिंग कर लोगे। तो ये पेपर 1 में लाजमी आएगा। एक फॉर्मूला है फंक्शन का, बस ग्राफ्स और क्वाड्रेटिक वॉल्यूम। हाँ, फंक्शन का फॉर्मूला मतलब वो फंक्शन का जो फॉर्मूला एफ एक्स का जो होता है, मतलब एक तुम्हें इक्वेशन देगा और फिर तुम्हें बोलेगा कि एक्स की जगह ये वैल्यू डाल के मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स बिल्कुल उसी तरह है। पेपर 1 80 मार्क्स का है, पेपर 2 100 मार्क्स का है। पेपर 1 के लिए तुम्हें 2 घंटे मिलेंगे, पेपर 2 के लिए तुम्हें जो है वो 2.5 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे 30 मिनट्स मिलते हैं मेरे ख्याल से। टाइम टेबल में शायद थोड़ा सा वो हो गया है, तो वो इंशाल्लाह जब तुम पेपर आएगा तुम्हारे पास, तो उसमें तुम टाइम लिमिट देख लेना, तो वो टाइम लिमिट ऊपर लिखी होगी। लेकिन पेपर 1 के जो है ना वो 2 घंटे ही है। तो इंशाल्लाह 8:30 बजे शुरू होगा, 10:30 तक होगा। कैलकुलेटर जो है वो यूज नहीं करना, तो मैं अलाउ नहीं है। और ये D1 में चैप्टर 6 है। D1 का चैप्टर 6 का नाम क्या है? D1 का चैप्टर 6 का मुझे नाम बताओ। D1 तो हम लोगों ने यूज करना, हाँ हो सकता है कोई हो काम का टॉपिक, मुझे बता देना, मैं फिर बताऊंगा। पाई चार्ट, हाँ पाई चार्ट वाला, अगर अगर तुम पाई चार्ट की बात करो तो पाई चार्ट आएगा भाई। पाई चार्ट में की कोशिश करो कि पास पेपर से क्वेश्चन कर लो कभी उसके पाई चार्ट के। पाई चार्ट वही रेशियो बना के, हाँ पाई चार्ट में बिल्कुल उसी तरह रेशियो बना के डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व कर लेना। अलजेब्रिक और मैट्रिसेस, देखो मैट्रिसेस तो नहीं आएगा इंशाल्लाह, अलजेब्रा आ सकती है, क्योंकि अलजेब्रा मुझे लग रहा है कि वो पेपर पूरा करने के लिए आपको अलजेब्रा लाजमी दे सकता है। तो अलजेब्रा में वो एक्सपेंशन हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई, और जो है ना वो सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो थोड़ा सा देख लेना। फंक्शन पर एक वीडियो, हाँ वो मैंने डाल तो दी है एक फंक्शन की वीडियो, वो देख लेना। अगर वो नहीं होती उसमें तो फिर मुझे बता देना, मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 और बना लूँ। वैसे मैं उसकी हिस्टोग्राम की बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हिस्टोग्राम की बन जाती है, टाइम मुझे मिलता है, मैं हिस्टोग्राम की शेयर करूंगा लाजमी। मेजोरिटी मैंने बता दिया, मेजोरिटी के 4 चैप्टर्स हैं। एवरीडे मैथमेटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और सर्कल प्रॉपर्टीज हो गई। ये 4 ऐसे टॉपिक हैं कि पेपर 1 में भी तुम्हें अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो पेपर 2 में भी काम आएगी। तो बस ये इस तरह समझ लो, इसके अलावा और कोई टॉपिक्स आपके पास बचते नहीं है। वो लाइन वैसे टॉपिक्स बता दें P1 का एक बार दोबारा। देखो P1 के टॉपिक्स दोबारा बताया था मैंने तुम्हें, बोला कि भाई तुम सबसे पहले सर्कल प्रॉपर्टीज की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फंक्शंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद एवरीडे मैथमेटिक्स कर लो और स्टैटिस्टिक्स कर लो। ये पेपर 1 में जो है ना इंशाल्लाह तुम्हें 80% मार्क्स जो है ना यहाँ से आ जाएंगे इंशाल्लाह। पर ये 10 में क्या आ रहा है, ये मुझे नहीं समझ में आया 10 में। बाकी एवरीडे मैथमेटिक्स वाला चैप्टर 6 है D1 में। एवरीडे मैथमेटिक्स पास पेपर से कर लो, ज्यादा बेहतर है।
क्योंकि वो जो D1 वाला है ना वो काफी बेसिक है वो। तो पास पेपर से कर लो, पास पेपर में बहुत सवाल तुम्हें मिल जाएंगे। एवरीडे मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, इसमें परसेंटेज भी आएगी, इसमें सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट भी आएगा। तो ये पास पेपर से करना ज्यादा बेहतर है। तो पास पेपर उठाओ, उसमें एवरीडे मैथमेटिक्स में देख लो परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकलती है, प्रॉफिट लॉस कमीशन टैक्स ये कैसे निकलता है। ये तुम्हें D2 में भी मिल जाएगा। D2 में भी काफी डिटेल में ये चैप्टर्स है, जिसमें हमें जो है वो परसेंटेजेस निकालनी है, टैक्स निकालना है, कमीशन निकालना है। तो बस इसकी ट्रिक मैंने तुम्हें बता दी कि टैक्स जो है ना वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, एडिशनल अमाउंट होता है। तो वो 100 में ऐड होके ही आएगा। ठीक है, तो वो 100 में ऐड होके ही आएगा और हम उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन की ट्रिक से ही कर लेते हैं। तो बाकी हम ज्यादा उसमें जो है ना वो वर्किंग करनी नहीं होती, उसमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है ज्यादातर। और ये है कि अगर वो पेपर उसमें आएगा ना वन में, तो वैल्यूज थोड़ी आसान होंगी, तो तुम्हें पूरा हाथ से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके सब दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछ लेना सर। हम अगर सबके फॉर्मूला याद कर लें एवरीडे, हाँ देखो फॉर्मूला तो उसमें फॉर्मूला ही है ना, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ये सारों का एक ही फॉर्मूला है। इसमें हमेशा ऊपर डिफरेंस आता है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज रिडक्शन परसेंटेज सेविंग, इन सब के एक ही फॉर्मूला होता है। इसके अलावा तुम्हारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, वो PRT अपॉन 100 होता है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, वो P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 और ऊपर N आता है। तो वो फॉर्मूलाज अगर तुम याद कर लो और उनकी एक एक एग्जाम्पल भी कर लो तो ज्यादा बेहतर है। एग्जाम्पल कर लो, समझ में आएगा ना फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर यह है कि फॉर्मूलाज तो तुम्हें लिखे हुए तो नहीं मिलेंगे, वो तो तुम्हें याद ही होंगे, लेकिन यह है कि एवरीडे मैथमेटिक्स जो है ना उसमें फॉर्मूलाज ही हैं ज्यादातर। और फॉर्मूलाज अगर तुम्हें समझ में आते हैं कुछ वो भी है जनरल नॉलेज, जैसे मैं टाइम की बता रहा हूँ कि टाइम में डिपार्चर टाइम अराइवल टाइम, ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये पूछता है वो आपसे लाजमी इस तरह का सवाल पूछेगा कि ट्रेन चल रही है और ट्रेन कब रुकेगी, कितना टाइम लगा उसको, और मतलब जर्नी टाइम इतना है और उसका ट्रेवल टाइम कितना लग रहा है। तो ये सारी चीजों की प्रैक्टिस कर लेना, ये आएंगी लाजमी। और ये सारा एवरीडे मैथमेटिक्स में ही है। ठीक है, फिर इजाजत दो इंशाल्लाह। बाकी ये कि कोशिश करता हूँ मैं वीडियोस अगर मुझे मिल जाए, टाइम मिल जाए तो मैं इंशाल्लाह वीडियोस बना के डाल दूंगा। लेकिन मैं ये जो 4 टॉपिक बताए ना, ये 4 टॉपिक लाजमी टॉपिकल पास पेपर से कर लो, बिल्कुल ऐसे ही है। टॉपिकल पास पेपर से अगर तुम पिछले 10 सालों के भी कर लेते हो ना, तुम्हारी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पिछले 10 सालों में काफी बार पूछा गया है। स्टैटिस्टिक्स कर लो, एवरीडे मैथमेटिक्स कर लो पिछले पिछले 10 सालों के, तो इंशाल्लाह ये पेपर तुम्हारा पास हो जाएगा अच्छे नंबरों से। बाकी अगर P1 अच्छा हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह P2 भी अच्छा हो जाएगा। P2 वाले दिन भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। P2 का टॉपिक तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री बचा ना, वो थोड़ा सा रिवाइज करा दूंगा आके इंशाल्लाह। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।